ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ओएसआई मॉडल। इससे पहले भी हम लोगों ने ओएसआई मॉडल के बारे में कुछ पढ़ा था, बट अभी एक बार फिर से हम लोग रिकॉल करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं एप्लीकेशन लेयर की। तो ये सबको पता है कि भाई देखिए ओएसआई मॉडल में 7 लेयर होते हैं। एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। लिखने के लिए हम लोग इसको एप्लीकेशन से लेकर के फिजिकल तक लिखते हैं, क्योंकि जो डेटा सेंडिंग का जो प्रोसेस होता है वो एप्लीकेशन से, प्रेजेंटेशन से होते हुए फिजिकल तक होता है, और रिसीव करने का जो प्रोसेस होता है वो डेटा लिंक लेयर से होते हुए एप्लीकेशन लेयर तक का होता है। इस वजह से हम जहाँ कहीं भी लिखते हैं तो एप्लीकेशन लेयर को ऊपर लिखते हैं, जबकि आप हमेशा याद रखेंगे कि पहला लेयर एप्लीकेशन लेयर नहीं है, पहला लेयर आपका फिजिकल लेयर है। सबसे छोटा लेयर, या हम बोल सकते हैं कि लोअर लेयर जो है आपका फिजिकल लेयर है। फिजिकल लेयर को ही हम लोग फर्स्ट लेयर बोलते हैं। और ये हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड, तो आपको इस तरीके से बताया जाता है कि भाई अब बता दो ये लेयर 3 डिवाइसेस कौन कौन से हैं, लेयर 2 डिवाइसेस कौन कौन से हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लेयर 2 मतलब कोई कन्फ्यूजन नहीं, डेटा लिंक लेयर। लेयर 3 मतलब नेटवर्क लेयर। लेयर 1 मतलब फिजिकल लेयर। इसी तरीके से आपसे बात होती है, यानी इनके नाम के जगह पर ऐसा भी बोला जाता है कि लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, इस तरीके से। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि फिजिकल लेयर आपका ही फर्स्ट लेयर है और एप्लीकेशन लेयर आपका 7th लेयर है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन लेयर के बारे में फिर से एक बार। एप्लीकेशन लेयर ओएसआई मॉडल का सबसे लास्ट लेयर है, और जब भी हम कोई डेटा ट्रांसमिट करना चाहते हैं या डेटा एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम जिस प्रोटोकॉल को यूज करते हैं डेटा एक्सेस करने के लिए या सेंड करने के लिए, उन प्रोटोकॉल्स को रखा गया है एप्लीकेशन लेयर पे, जिसमें आपका HTTPS वेब ब्राउजिंग के लिए, HTTP भी वेब ब्राउजिंग के लिए। HTTPS सिक्योर होता है, HTTP सिक्योर नहीं होता। DNS नेम रिजोल्यूशन के लिए, SMB शेयरिंग के लिए, SMTP मेल सेंड करने के लिए, POP मेल को रिसीव करने के लिए, IMAP भी मेल को रिसीव करने के लिए। आगे हम लोग ईमेल के बारे में जब डिटेल में पढ़ेंगे तब हम लोग POP और IMAP में अंतर क्या होता है वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्योंकि POP और IMAP दोनों मेल रिसीव करने के लिए होते हैं। तो अभी यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि दोनों क्यों यूज करते हैं, दोनों का अपना अलग अलग काम है। टाइम आएगा तो आप लोग को भी समझाएंगे। RDP रिमोट डेस्कटॉप एक्सेस जब हम करते हैं। टेलनेट जब किसी कंप्यूटर को कमांड लाइन से अपने कंप्यूटर पर एक्सेस करते हैं उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए या उसमें कोई चेंजेस करने के लिए। DHCP ऑटोमेटिक IP देने के लिए। FTP कोई भी फाइल अपलोड या डाउनलोड करने के लिए। तो एप्लीकेशन लेयर के ये सभी प्रोटोकॉल्स हैं जो आपके एप्लीकेशन लेयर पे काम करते हैं। देखिए इस OSI मॉडल में एक्चुअली हम लोग क्या सीखते हैं ना, कि हमारा कोई एक डेटा है और उस डेटा को ना इस कंप्यूटर से, ये सेंडर भी एक कंप्यूटर है मान के चलिए और ये रिसीवर है, तो जब सेंडर से कोई भी डेटा सेंड होना है तो ये पूरा प्रोसेस है कि पहले ये काम होगा, फिर प्रेजेंटेशन काम करेगा, फिर सेशन काम करेगा, ऐसे होते हुए पूरे हमारे कंप्यूटर में 7 स्टेप्स में मॉडिफिकेशन होते हैं। फिर ये डेटा निकल के जाता है दूसरे कंप्यूटर पर, और उस कंप्यूटर में भी फिजिकल से लेकर एप्लीकेशन लेयर तक पूरे 7 लेयर्स काम करते हैं। तो जब डेटा सेंड हो रहा होता है तो वहाँ पर बहुत सारे चेंजेज होते हैं, तो वो जो भी चेंजेज होते हैं वो लेयर क्या करता है, वो इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड करता जाता है, जिसको हम क्या बुलाते हैं, हेडर बोलते हैं। तो एप्लीकेशन लेयर पर ये जो डेटा था उसमें हेडर ऐड हुआ। अब आपका डेटा बाहर जाना है, एप्लीकेशन चेक हो गया कि ये प्रोटोकॉल आपके कंप्यूटर में इनेबल है कि नहीं है, पता चला कि हाँ ठीक है ये प्रोटोकॉल हमारा इनेबल है, अब डेटा हमें आगे सेंड करना है। तो नेक्स्ट आपका जो लेयर होता है उसका नाम है प्रेजेंटेशन लेयर, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो भी डेटा सेंड हो रहा है उसको इनक्रिप्ट करना और उसको कंप्रेस करना। इनक्रिप्ट करना मतलब डेटा के फॉर्मेट को चेंज कर देना, जिससे कि कोई अनऑथराइज्ड यूजर उसको ओपन करके रीड ना कर पाए कि इसमें क्या इन्फॉर्मेशन है। और कंप्रेशन का मतलब उसके साइज को छोटा कर देना। जरूरी क्यों है ऐसा? तो इनक्रिप्शन जरूरी है सिक्योरिटी के लिए, कंप्रेशन जरूरी है फास्ट डेटा ट्रांसफ़र के लिए, क्योंकि जब कंप्रेस हुआ डेटा रहेगा तो उसका साइज छोटा हो जाएगा और वो जल्दी डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा। तो हमारे कंप्यूटर से डेटा सेंड होने से पहले एक बार इनक्रिप्ट होता है और कंप्रेस होता है। क्लियर है? तो एप्लीकेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर दो को हम लोग समझ चुके हैं, इसके पहले भी हमने समझा था, इसलिए अभी इसको थोड़ा सा जल्दी में निकाल रहे हैं। अभी हम लोग इधर सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, इनको बहुत डीपली हम लोग एक एक करके फिर से समझेंगे। अभी नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं सेशन लेयर का। सेशन लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? सेंडर और रिसीवर दोनों के बीच में कनेक्शन को बनाए रखना, सिंक्रोनाइजेशन करते रहना कि कितना डेटा वहाँ पर सेंड हो चुका है, कितना डेटा अभी और सेंड करना है,
और अगर कनेक्शन बीच में किसी वजह से डिस्कनेक्ट हो जाए तो दोबारा उसको रिकनेक्ट करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेशन लेयर की। और यहाँ पर क्या होते हैं, आपका जो डेटा है उस डेटा में कुछ सिंक बिट ऐड होते हैं, यानी यहाँ पर भी आपका जो डेटा है उसका फॉर्मेट क्या होता है, डेटा ही रहता है। हाँ, एक चीज़ और थोड़ा साथ में समझते चलेंगे कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ PDU, PDU जिसका पूरा नाम हमने यहाँ पर लिखा है प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, ये बताता है कि किस लेयर पर डेटा का क्या फॉर्मेट है। तो आपका एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर तो आपका डेटा ही है, बस उसमें क्या हुआ है, हेडर्स ऐड होते चले गए हैं। ओके, अब देखिए आगे नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट लेयर की। मीन्स अब हमारा डेटा, इसमें अभी क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ गया है अगर हम समझें तो इसमें अभी सिर्फ ये पता है इस डेटा को कि किस एप्लीकेशन पर काम करना है और ये डेटा कंप्रेस और इनक्रिप्ट हो चुका है। लेकिन अभी इस डेटा को ये नहीं पता है कि हमारा डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है या हमारा सोर्स एड्रेस क्या है, ये कोई जानकारी अब इस डेटा को नहीं है। और सोचिए कि अगर कोई डेटा यहाँ ऐसे ही हम सेंड कर दें, थोड़ा सा एक यहाँ पर नेटवर्क का सिनेरियो बना ले, मान लीजिए ये हमारा राउटर और इधर मान लीजिए ऐसे ही हमने स्विच लगा दिया और इसके साथ कंप्यूटर्स कनेक्ट करते हैं कुछ। ओके, अब ये सोचिए कि अगर इस कंप्यूटर से डेटा सेंड होना था और रिसीव यहाँ पर होना था, मतलब इसको हम अभी मान के चलते हैं कि ये हमारा सेंडर कंप्यूटर है और ये हमारा रिसीवर कंप्यूटर है। तो डेटा सेंड और रिसीव होना था, यहाँ से सेंड होना था और इधर रिसीव होना था। अगर यहाँ से डेटा निकल जाए सेम ऐसे ही, यानी आगे के लेयर्स अभी काम नहीं करें और इतना ये जो अभी जैसा डेटा है वो निकल के चला जाए, तो जैसे ही वो डेटा स्विच के पास जाएगा, स्विच क्या करेगा भाई, स्विच का काम होता है कि जब किसी जगह से कोई डेटा स्विच के पास आता है तो स्विच उसका डेस्टिनेशन एड्रेस चेक करता है। वो ये चेक करता है कि वो डेटा जाना कहाँ पर चाहता है और ये जानकारी उसको कहाँ से मिलती है, तो डेटा के अंदर ही लिखा होता है कि ये जाना कहाँ पर चाहता है। और अभी तक यहाँ पर कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं हुआ है कि वो कहाँ पर जाना चाहता है, तो ये स्विच क्या करेगा, डेटा आगे पास नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इस जब ये कंप्यूटर कोई डेटा आगे भेजेगा तो इसके पास इतनी जानकारी हो जानी चाहिए, इतना सारा इन्फॉर्मेशन उसमें ऐड हो जाना चाहिए कि जब वो डेटा हमारे स्विच के पास या राउटर के पास जाए तो वो उसको आगे उस डेस्टिनेशन पर पहुंचा पाए। ठीक है, तो ये जितने भी लेयर्स हैं वो ऐसा काम करेंगे, इतने इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड करेंगे कि वो अपने डेस्टिनेशन पर जाए। आइए, तो अब हम लोग समझते हैं कि अब अगला काम क्या होता है। तो सबसे अगला काम जो इसके बाद होगा वो होगा कि जो आपका डेटा है ना वो सेगमेंट्स में बांट दिया जाएगा, सेगमेंटेशन। ये काम होता है हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर का, सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन से मतलब है कि ये जो हमारा डेटा था, इस डेटा को क्या किया गया, कई छोटे छोटे सेगमेंट्स में बांट दिया गया। और क्यों सेगमेंट्स में बांट दिया गया, क्योंकि देखिए आपका डेटा हो सकता था 2 GB का है, 4 GB का है, तो जितना बड़ा भी डेटा है ये ज़रूरी नहीं कि एक बार में ही आपका पूरा डेटा जो है वो डेस्टिनेशन पे जाकर के डिलीवर हो जाएगा। तो डेटा को क्या किया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिया गया होता है। उस हर एक टुकड़े को हम क्या बुलाते हैं, सेगमेंट। और डेटा क्यों छोटे छोटे टुकड़ों में बंटता है, उसके कई रीजन्स हैं। एक, जिस कंप्यूटर से डेटा सेंड हो रहा है, जहाँ पर रिसीव होना है, उनकी स्पीड अलग अलग हो सकती है, सेम नहीं हो। चलिए एक सिनेरियो के थ्रू हम लोग समझते हैं। मान लीजिए ये हमारा कंप्यूटर है, यहाँ से डेटा सेंड होना था। इसको ध्यान से थोड़ा समझिएगा तो अभी आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रांसपोर्ट लेयर क्यों इम्पोर्टेंट है। बन गया। ओके, तो अभी हम लोग एक सिनेरियो देख रहे थे जिसमें आपको ये बताना चाह रहे थे कि ये एक कंप्यूटर है जहाँ से डेटा सेंड हो रहा है और ये यहाँ पर डेटा रिसीव होना है। तो सोचिए कि अभी ये जो हमारा सेंडर है इसकी स्पीड अभी इस टाइम हो कितने की, 100 Mbps की। जो रिसीव करने वाला है उसकी स्पीड हो मान लीजिए 10 Mbps की। ऐसा तो जरूरी नहीं है ना कि दोनों का सेम स्पीड हो, अलग अलग स्पीड हो सकता है। तो अब ये 100 Mbps के स्पीड से डेटा सेंड करता जाए और रिसीवर 10 Mbps से ही उसको रिसीव करे तो क्या होगा,
ये पूरा डेटा नेटवर्क में फैलेगा और नेटवर्क में ट्रैफिक होगा। ऐसा नहीं होने देता है ट्रांसपोर्ट लेयर। ये क्या करता है डेटा में, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लो कंट्रोल करना। ये काम भी आपका ट्रांसपोर्ट लेयर ही करता है। वो ये देखता है कि जो रिसीवर है वो कितने स्पीड से डेटा को रिसीव कर सकता है, और जितने स्पीड से वो डेटा को रिसीव कर लेता है उसी हिसाब से फिर सेंडर भी आगे डेटा को भेजता है। ऐसा नहीं कि ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो अगर डेटा वहाँ पर मान लीजिए इधर 100 Mbps से वो भेजता रहेगा तो वो भी 100 Mbps से रिसीव कर पाएगा। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर देखना होता है ट्रांसपोर्ट लेयर को ही, कि हम उतने ही स्पीड से डेटा भेजें, यानी सेंडर से उतने ही स्पीड से डेटा आगे पास किया जाए जितने स्पीड से रिसीवर उसको रिसीव कर सकता है। ठीक है, इस काम को बोलते हैं फ्लो कंट्रोल। अब एक चीज़ और समझिए, अगर ये सेंडर है और यहाँ से एक टाइम में 2 लोग डेटा एक्सेस कर रहे हैं, मान लीजिए ये भी रिसीव कर रहा है और ये भी डेटा रिसीव कर रहा है, 2 लोग एक साथ में डेटा एक्सेस कर रहे हैं और दोनों लोग डिफरेंट डेटा एक्सेस करना चाहते हैं। थोड़ा ध्यान से इसको समझिएगा। एक कंप्यूटर 2 लोग डेटा एक्सेस कर रहे हैं, डेटा का साइज हमने ऐसे ही मान लिया कि 2 GB का है। तो 2 GB का डेटा ऐसा तो होगा नहीं कि एक बार निकलेगा और सीधे वो इसमें जाके रिसीव हो जाएगा और इसमें भी रिसीव हो जाएगा। बारी बारी मतलब आराम आराम से जाएगा। जितनी इसकी ट्रांसमिशन स्पीड होगी, जितना बैंडविड्थ होगा नेटवर्क का, मान लिया कि हमें 100 Mbps की स्पीड मिल रही है, 10 Mbps का ये केबल है तो 10 Mbps का मिल रहा है, तो एक बार में 10 MB डेटा बाहर जा सकता है ना। और सोचिए कि अगर डेटा ऐसे निकलते जा रहा है 10 Mbps के स्पीड से इस रास्ते से, तो ये पूरा का पूरा रास्ता तो भरा हुआ है, क्योंकि जब तक इसका पूरा डेटा इधर रिसीवर के पास रिसीव नहीं हो जाता है तब तक ये रास्ता तो खाली होगा नहीं, क्योंकि भेजना है 2 GB, स्पीड है 10 Mbps, इसकी पूरी स्पीड 10 Mbps है और ये 10 Mbps से ही डेटा को आगे पास करता जा रहा है। तो उसी टाइम में अगर एक तीसरा कंप्यूटर भी डेटा इस वाले से एक्सेस करता है तो एक्सेस करने देगा कि नहीं करने देगा? सोचिए, अगर ये पूरा का पूरा बैंडविड्थ अकेले यूज करेगा फर्स्ट वाला कंप्यूटर, तब तो दूसरे को मिलेगा ही नहीं डेटा एक्सेस करने को। सर स्क्रीन शेयर नहीं होता है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। आज के डेट में ऐसा ट्रांसमिशन होता है जिसमें फुल डुप्लेक्स पे काम करता है। तो फुल डुप्लेक्स पर काम करने का मतलब क्या है कि भाई सेम टाइम पर मल्टीपल लोग एक दूसरे से डेटा लेन देन कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये फर्स्ट कंप्यूटर डेटा एक्सेस कर रहा था इससे, तो उसी टाइम में ये सेकंड कंप्यूटर भी डेटा एक्सेस कर सकता है और डेटा एक्सेस करने भी देता है ये। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाता है? तो देखिए, अगर ये पूरा का पूरा डेटा एक पूरा डेटा जो एक में ही कनेक्टेड होता, पूरा का पूरा छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं होता, तो ये पूरा का पूरा मीडियम फ्री रहता। बट अभी क्या होता है ना कि जब छोटे छोटे टुकड़ों में वो डेटा बच जाता है, तो सोचिए कि अगर इसको डेटा भेजना है तो एक पैकेट अभी इसको भेज दिया, उसी टाइम में दूसरा पैकेट इसको भेज दिया, मतलब डेटा के छोटे छोटे पैकेट्स बन चुके हैं और एक एक पैकेट उठा उठा करके क्या कर रहे हैं, रिसीवर के पास हम भेजते जा रहे हैं। ठीक है, तो सेगमेंटेशन से मतलब है कि डेटा को छोटे छोटे मैनेजेबल ब्लॉक्स में बांट लेना, छोटे छोटे पार्ट्स में बांट लेना, जिससे कि डेटा को डिलीवर करने में हमारे लिए आसान होगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सेम स्पीड पर सारे डिवाइसेस हमारे काम कर रहे होंगे। तो सेगमेंटेशन, फ्लो कंट्रोल, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है कनेक्शन कंट्रोल। आइए अब थोड़ा ये समझें कि कनेक्शन कंट्रोल का मतलब क्या है। तो देखिए, किसी भी कंप्यूटर से डेटा 2 तरीके से भेजी जाती है, और वो 2 तरीके कौन से हैं? एक तरीका होता है कनेक्शन लेस और दूसरा तरीका होता है कनेक्शन ओरिएंटेड। अब थोड़ा सा दोनों का मतलब समझा जाए। कनेक्शन लेस का मतलब क्या है, कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब क्या है। एक तरीका है कि जहां पर भी हमें डेटा भेजना था, हमने क्या किया, अपने कंप्यूटर से डेटा सेंड कर दिया। डेस्टिनेशन कंप्यूटर अभी हमसे कनेक्टेड है, नहीं कनेक्टेड है, या डेस्टिनेशन कंप्यूटर अभी डेटा हमारा रिसीव करेगा कि नहीं करेगा, या रिसीव करने के बाद वो हमें बताएगा भी कि नहीं बताएगा कि डेटा पहुंचा कि नहीं पहुंचा है। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका होता है कि जहां पर हम डेटा भेजना चाहते हैं वो डिवाइस हमसे कनेक्टेड हो, हम पहले कनेक्शन को चेक कर लें दोनों आपस में कनेक्टेड है कि नहीं है, फिर उसके बाद हम वहां पर डेटा भेजें। डेटा जब हमारा डिलीवर हो जाए तो वो हमको एक्नॉलेजमेंट भी दे कि आपका डेटा जो है वो रिसीव हो चुका है। तो देखिए, 2 तरीके हैं। एक तरीका जो था जिसमें डेटा भेज दिया गया, कब पहुंचेगा इसकी गारंटी नहीं है। दूसरा तरीका है जिसमें डेटा तभी भेजा जाएगा जब ये पता चलेगा कि दोनों का कनेक्शन सही है और दोनों के बीच में डेटा ट्रांसमिट हो सकता है।
तो जो कनेक्शन लेस है इसमें कोई गारंटी नहीं होती है डेटा कब पहुंचेगा, और कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब कनेक्शन चेक करके डेटा को सेंड किया जाता है। अब ये दोनों काम करने के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर पर दो प्रोटोकॉल काम करते हैं, इनको ज़्यादा जानना जरूरी है। आपका जो प्रोटोकॉल है, एक का नाम है टीसीपी और दूसरे का नाम है यूडीपी। टीसीपी और यूडीपी, तो थोड़ा सा हम लोग इन दोनों के बीच में एक बार अंतर समझ लें कि दोनों में अंतर क्या है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन टीसीपी एंड यूडीपी। ये एक बार थोड़ा समझते हैं यहाँ पर हम लोग टीसीपी एंड यूडीपी। टीसीपी जिसका पूरा नाम होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और यूडीपी का पूरा नाम होता है यूजर डेटा ग्राम प्रोटोकॉल। ठीक है, ये दोनों जो प्रोटोकॉल्स हैं, ये दोनों प्रोटोकॉल काम करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे, और दोनों का काम है डेटा को क्या करना, डिलीवर करना सोर्स से डेस्टिनेशन तक। आप जैसा नाम देख रहे हो ना ट्रांसपोर्ट लेयर, भाई ट्रांसपोर्ट का काम क्या होता है, सामान एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना। तो वैसे ही ओएसआई मॉडल में जो ट्रांसपोर्ट लेयर है उसकी जिम्मेदारी है डेटा को उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाना, और पहुंचाने के लिए दो प्रोटोकॉल्स काम कर रहे हैं, एक का नाम है टीसीपी और एक का नाम है यूडीपी। अब देखिए टीसीपी काम करता है या यूडीपी काम करता है, ये डिपेंड करता है हमारे एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल पे। एक बार ध्यान समझिएगा, हमारे डेटा को टीसीपी लेके जाएगा कि यूडीपी लेके जाएगा, वो डिपेंड करता है इन एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल पर कि काम क्या करना है। जैसा काम होगा वैसा ही प्रोटोकॉल आपका डेटा को लेकर के जाएगा। तो अभी हम उस पर भी बात करेंगे कि इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल टीसीपी के साथ काम करता है, कौन सा प्रोटोकॉल यूडीपी के साथ काम करता है। आइए पहले थोड़ा सा दोनों के बीच में अंतर समझें। तो टीसीपी को हम लोग बोलते हैं कि ये एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, और यूडीपी को हम लोग बोलते हैं कि ये एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। दूसरा, टीसीपी जो है एक रिलायबल प्रोटोकॉल है। रिलायबल का मतलब कि अगर इससे हम कोई डेटा भेजते हैं तो डेस्टिनेशन कंप्यूटर हमारे कंप्यूटर को भी एक एक्नॉलेजमेंट मैसेज उधर से भेज देता है कि आपका डेटा जो है वो डिलीवर हो चुका है। जबकि जो आपका यूडीपी है वो रिलायबल नहीं है, कोई गारंटी नहीं होती है कि आपका डेटा कितने देर में वहाँ पर पहुँचेगा। हाँ, एक चीज़ और है, टीसीपी जो है ये स्लोअर दैन यूडीपी, यूडीपी से स्लो होता है। और स्लो क्यों होता है, क्योंकि देखिए टीसीपी से जब डेटा सेंड होता है तो पहले इसको कनेक्शन चेक करना पड़ता है, सब कुछ ठीक है कि नहीं डेटा भेजने के लिए। वही जब यूडीपी से कोई डेटा सेंड होता है तो वो बिना चेक किए हुए आसानी से भेज देता है। तो यूडीपी थोड़ा फास्ट काम करता है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यूडीपी इज फास्टर देन टीसीपी, यानी यूडीपी से फास्ट काम होता है टीसीपी से। कुछ प्रोटोकॉल्स के नाम अगर लिखे कि जो टीसीपी के साथ काम करते हैं, तो सम एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स वर्क विद टीसीपी आर कौन से हैं, तो जैसे आपका एफटीपी टीसीपी के साथ काम करता है, आपका एचटीटीपी टीसीपी के साथ काम करता है, एचटीटीपीएस ये भी टीसीपी के साथ काम करता है, और आपका एसएमटीपी भी इसी के साथ काम करता है, पॉप भी इसी के साथ काम करता है। ये सारे प्रोटोकॉल जो है टीसीपी के साथ काम करते हैं। और वही अगर हम बात करें अपने एप्लीकेशन लेयर वालों की, यूडीपी के साथ कौन कौन से काम करते हैं, तो खैर यूडीपी के साथ बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल्स तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपका टीएफटीपी एक प्रोटोकॉल है जो एफटीपी के जैसे ही काम करता है, फाइल को डाउनलोडिंग अपलोडिंग करने के लिए यूडीपी के साथ काम करता है। और आपका ये जो डीएससीपी है ये भी यूडीपी के साथ काम करता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो यूडीपी के साथ काम करते हैं। मतलब कि आप कौन सा नेटवर्किंग का वर्क कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपका डेटा टीसीपी ले जाएगा कि आपका डेटा यूडीपी ले जाएगा। ये आप नहीं डिसाइड करते हैं कि हमारा डेटा टीसीपी से जाएगा कि यूडीपी से जाएगा। ठीक है, तो ये दो प्रोटोकॉल्स हैं जिसमें अंतर अभी हम लोगों ने समझा, टीसीपी और यूडीपी। ये दोनों प्रोटोकॉल काम करते हैं कहाँ पर, ट्रांसपोर्ट लेयर पे। आइए और आगे बढ़ते हैं। तो टीसीपी के आगे हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये एक कनेक्शन
ओरिएंटेड, या अभी इसको हम लोगों ने समझ लिया टीसीपी और यूडीपी को, कनेक्शन ओरिएंटेड कनेक्शन लेस का क्या मतलब है। आइए और आगे बढ़ें कि और ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग। आइए, सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग का क्या मतलब है। देखिए, ये जितने भी सेगमेंट्स हैं, जितने भी छोटे छोटे ये टुकड़े बने हुए हैं, हर एक को पता होना चाहिए कि जो ये डेटा है वो किस प्रोटोकॉल पर काम करेगा। तो उस आपको हमने लास्ट क्लासेस में बताया है कि जितने भी प्रोटोकॉल्स होते हैं उन प्रोटोकॉल के अपने एक एड्रेस होते हैं जिसको हम लोग बुलाते हैं पोर्ट नंबर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, जितने भी ये छोटे टुकड़े होते हैं ना, उन सब में प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर डाल देता है, जिससे ये पता रहे कि हर एक डेटा को कि उसको किस प्रोटोकॉल पर जाकर के रिसीव होना है। ठीक है, इस काम को बोला जाता है सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग। यहाँ पर सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग से मतलब है कि ये जो डेटा है वो किस सर्विस पर जाकर के रिसीव होगा, उसका एड्रेस इसके अंदर डालना। तो ये काम भी हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर का ही होता है। इसके अलावा इसका काम एरर कंट्रोल भी है। एरर को कंट्रोल करना भी हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है। एक्चुअली ये क्या करता है, जब कोई डेटा सेंडर से निकल करके रिसीवर तक जाता है तो रिसीवर क्या करता है ना, उसको पूरा ले करके और जितने भी उधर सेगमेंट आते हैं ना, हर एक सेगमेंट को ले करके उनको असेंबलिंग करता रहता है। असेंबलिंग करने का मतलब है कि सोचिए कि ये 2 GB का डेटा 2000 टुकड़े में बटा, इसके 2000 पैकेट्स बने। अब ये 2000 पैकेट यहाँ से निकल करके डेस्टिनेशन पे जाके रिसीव होंगे, तो ये भी इंश्योर करना है कि ये 2000 पैकेट जो है यहाँ पर पूरा ठीक से रिसीव हुए कि नहीं हुए। अगर इसमें से एक पैकेट भी कहीं पर लॉस हो जाता है तो हमारा डेटा क्या हो जाएगा, करप्ट हो जाएगा। तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, जब डेटा को डिलीवर करता है आगे, तो ये भी चेक करता रहता है कि कितने पैकेट्स जो है वो भेजे जा चुके हैं, कितने पैकेट अभी बचे हुए हैं। और ये जितने भी ये सेगमेंट्स बचे हैं ना, इनका एक एक सेगमेंट नंबर डल जाता है। जैसे कि ये सेगमेंट नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, इस तरीके से सेगमेंट नंबर डल जाता है। तो जब ये किसी रिसीवर पर जाकर के रिसीव होते हैं तो वहाँ पर भी क्या होता है, उसी के सेगमेंट नंबर के हिसाब से उसको लेकर के रिसीव कर करके और उसको फिर से असेंबल किया जाता है, यानी कि उसको पूरा का पूरा एक डेटा बनाया जाता है जैसा डेटा वो सेंडर पे था। यही चीज़ याद रखिएगा जो हम लोग अभी टीसीपी यूडीपी में पढ़े हैं कि ये रिलायबल है, ये रिलायबल नहीं है। तो ये जो आपको बात बता रहे हैं, एरर कंट्रोल करने का काम ये टीसीपी करता है, यूडीपी नहीं करता है। टीसीपी ही है जो एक एक सेगमेंट को क्या करता है, अपने पास रिसीव करता है और सेगमेंट वाइज रिसीव करता है। ये 1, ये 2, 3, 4 इस तरीके से रिसीव करके उसको असेंबल करता है, और यूडीपी ऐसा नहीं करता है। ठीक है, यूडीपी से अगर डेटा जा रहा है तो वो कनेक्शन लेस होगा। मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर डेटा को पहुंचाता भी है और कनेक्शन आपका ये एरर कंट्रोल भी करता है। आप ना इसको ऐसे समझिए, अगर एक एग्जांपल ले हम लोग रियल लाइफ का, तो सोचिए कि कोई कंपनी है और उस कंपनी में कोई सामान बनता है, कोई प्रोडक्ट बनते हैं, और कहीं से उसके पास ऑर्डर आया। एक एग्जांपल ले लिया, मान लीजिए बिस्किट का, कि मान लीजिए एक बिस्किट कंपनी है और वो बिस्किट बना रही है। तो उसके पास ऑर्डर आया कि हमें जो है वो 1 टन बिस्कुट चाहिए। तो अब वो बिस्किट कंपनी उसको डिलीवर करने वाली है उसके डेस्टिनेशन पर। तो डिलीवर करने के लिए ऐसा नहीं कि उसने 1 टन का एक ही पैकेट बना दिया होगा और पूरा उठा करके भेज देगा। वो क्या करते हैं, उसका छोटे छोटे पैकेट्स बने होते हैं। अब उन पैकेट्स को ले जा करके वहाँ पर डिलीवर करना है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक साथ में कई लोगों का सामान लेके जाया जा रहा हो सकता है, चलो ट्रक से जा रहा है, तो उस ट्रक पर एक साथ में 4 लोगों का सामान भेजा गया हो। एक ही एरिया के 4 लोग हैं जिनको सामान चाहिए, तो 4 लोगों के लिए यहाँ से हमने भेजा। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, जो सेंडर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि भाई जितना इधर से सेंड हुआ है, एक शॉपकीपर के लिए आया है उसमें से 10 पैकेट, तो ये 10 पैकेट उसको पहुंचा दिए जाए। एक शॉपकीपर के लिए 20 पैकेट, उसको 20 पैकेट पहुंचा दिया जाए। और साथ में क्या किया जाए, जब लोडिंग हो रहा था उस टाइम में चेक कर लिया गया कि इतने पैकेट्स लोड हुए हैं। जब वो अनलोडिंग हो दूसरे साइड में, तो वहाँ पर भी जब अनलोडिंग होता रहे, तो जैसे जैसे एक एक पैकेट उतरता जाए वो एक एक पैकेट को चेक कर लिया जाए कि भाई ये पैकेट उतर गया, ये भी पैकेट उतर गया, और इतने पैकेट टोटल उतर चुके हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो ये आपका कनेक्शन ओरिएंटेड है, समझिए एरर कंट्रोलिंग का काम है। एरर नहीं होगा इससे कि भाई 10 पैकेट लोड हुए थे, 10 पैकेट वहाँ गिन करके उतार लिए, कोई एरर के चांसेस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक दूसरा तरीका क्या हो सकता था, भाई हमने 10 पैकेट एक साथ में बनाया और उठा करके उनको कोरियर से चाहे जैसे भी हमने उठा करके भेज दिया। अब रास्ते में मिसिंग हुआ नहीं हुआ इसकी कोई हमें जानकारी नहीं है, हमें कुछ नहीं पता है।
तो ये दो तरीके के ट्रांसमिशन हो सकते थे, एक टीसीपी जिसको हम बोल रहे हैं कि ये हमारा रिलायबल है, यूडीपी जो कि हम बोल रहे हैं अनरिलायबल है, रिलायबल नहीं है हमारा। ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर सेगमेंटेशन करता है, फ्लो कंट्रोल, कनेक्शन कंट्रोल। कनेक्शन कंट्रोल में आपके ये दो प्रोटोकॉल टीसीपी और यूडीपी, ये दोनों प्रोटोकॉल इसके साथ में काम करते हैं। सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग करना इसका काम है, एरर कंट्रोल इसका काम है। तो ये पूरा काम आपका ट्रांसपोर्ट लेयर का है। तो अभी ये छोटे छोटे टुकड़ों में तो बढ़ चुके, और इनके पास हर एक टुकड़े में आपको पता होना चाहिए कि क्या ऐड होता जाता है, हेडर ऐड होता जाता है। इस हेडर में क्या इन्फॉर्मेशन है, इसने क्या किया इस लेयर ने, इसने सबसे जो काम किया सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग, यानी कि जहां पर जाना है उसका पोर्ट नंबर ऐड कर दिया। बट क्या अभी इस डेटा पैकेट को ये पता है कि कहाँ जाना है, इसने अभी तक किसी ने नहीं बताया। इन चारों लेयर्स ने इन डेटा को ये नहीं बताया कि ये डिलीवर कहाँ पर होंगे। तो अभी आगे के जो लेयर है उनका ये काम होगा ये सब बताने का। तो यहाँ पर अब जो डेटा है वो डेटा का फॉर्मेट क्या हो चुका है, सेगमेंट। ये भी आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द पीडीयू ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर का पीडीयू क्या है, तो पीडीयू है ट्रांसपोर्ट लेयर का सेगमेंट। यहाँ पर डेटा किस फॉर्मेट में आ जाता है, सेगमेंट में हो जाता है। अब देखिए, अब एक एक सेगमेंट को लिया जाएगा और उस पर बहुत सारे इंफॉर्मेशन और ऐड किए जाएंगे। जैसे मान लीजिए इसमें से एक सेगमेंट हमने यहाँ उठाया, ये हमने इसमें से एक टुकड़ा उठाया। अब इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन ऐड होगा, और वो इन्फॉर्मेशन क्या ऐड होगा, टेक्निकली तो उसको हम लोग बुलाते हैं हेडर, कि ये भी हेडर ऐड करेगा, लेकिन एक्चुअली में क्या ऐड करेगा वो समझते हैं। तो सबसे पहला काम होता है आईपी एड्रेसिंग। आईपी एड्रेसिंग से मतलब है यहाँ पर कि ये जो डेटा पैकेट है, इस डेटा पैकेट में अब सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस ऐड किया जाएगा, कि ये पैकेट किस कंप्यूटर से निकल के जा रहा है और कहाँ पर ये जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पर ऐड होता है, हमारे नेटवर्क लेयर पे ऐड होता है। नेटवर्क लेयर की जिम्मेदारी है कि ये जो पैकेट्स हैं इसमें क्या ऐड करना, आईपी एड्रेस ऐड करना। अब जब इसमें ये इन्फॉर्मेशन ऐड हो जाता है तो हम इसको सेगमेंट नहीं बुलाते हैं, इसको हम बुलाते हैं पैकेट। यानी आपको अब ये भी पता होना चाहिए कि किस लेयर पर डेटा का क्या फॉर्मेट है। तो नेटवर्क लेयर पर डेटा क्या बन जाता है, पैकेट, और इस पैकेट में क्या ऐड हो चुका है, आईपी एड्रेस। नेटवर्क लेयर पर और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल काम करते हैं, नेटवर्क लेयर की बात कर रहे थे हम लोग, और आईपी एड्रेसिंग काम होता है नेटवर्क लेयर पे। नेटवर्क लेयर पे और भी बहुत सारे काम होते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो राउटिंग, या जो अपना राउटर है ना, वो राउटर भी काम करता है नेटवर्क लेयर पे ही, क्योंकि नेटवर्क लेयर का काम क्या होता है, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में पैकेट्स को भेजना। तो ये जो हमारा राउटर है यही काम करता है, एक नेटवर्क से मतलब दोनों नेटवर्क को आपस में जोड़ता है। जैसे अभी यहाँ पर ये जितने भी डिवाइसेज अब लग रहे हैं ना, तो इन डिवाइसेज में जो ये आपका राउटर है वो नेटवर्क लेयर पे काम करता है। अब सोचिए कि नेटवर्क लेयर पे इसको क्यों रखा गया है, तो ये इसलिए नेटवर्क लेयर पे रखा गया क्योंकि वो डिवाइस है जो आईपी एड्रेस के हिसाब से काम करता है। अगर इसके पास कोई डेटा पैकेट आता है तो उस डेटा पैकेट में क्या चेक करेगा, उसका डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस चेक करता है, और अगर डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस मिल जाएगा तभी डेटा को आगे सेंड करेगा। जहाँ आप स्विच के बारे में जब बात करते हैं तो स्विच आपका डेस्टिनेशन एड्रेस चेक करता है, लेकिन इसको कौन सा एड्रेस चाहिए, मैक एड्रेस चाहिए इसको। हाँ बिल्कुल, तो जब ये मैक एड्रेस इसको चाहिए तो वो हमारा काम करता है कि इस पर डेटा लिंक लेयर पे, यानी स्विच हमारा काम करेगा डेटा लिंक लेयर पे। बट पहले अभी नेटवर्क लेयर हम लोग कंप्लीट करें। तो राउटर, और इसके बाद जो राउटिंग का प्रोसेस है वो भी आपका काम करता है नेटवर्क लेयर पे ही। और भी कुछ प्रोटोकॉल्स जो आपके काम करते हैं नेटवर्क लेयर पर, उनके बारे में भी हम बात करते हैं। जैसे है आपका ARP प्रोटोकॉल, RARP प्रोटोकॉल, ICMP प्रोटोकॉल, IGMP प्रोटोकॉल, ठीक है। ARP, RARP, ICMP, IGMP, और आपका जो IP भी खुद एक प्रोटोकॉल है। तो ये सारे प्रोटोकॉल्स भी आपके नेटवर्क लेयर पर ही काम करते हैं। अभी एक एक इनके बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं कि ये प्रोटोकॉल्स का काम क्या होता है। चलिए तो थोड़ा सा दूसरे पेज पे चलते हैं। हाँ बोलिए। मॉडेम, एक्चुअली अभी क्या है ना, मॉडेम और राउटर दोनों समझिए अभी एक में ही आते हैं, तो आप मॉडेम को भी इसी लेयर पे रख सकते हैं। तो एक बार इन प्रोटोकॉल्स के बारे में थोड़ा डिटेल में समझ लिया जाए कि ये प्रोटोकॉल किस लिए होते हैं।
आइए, सबसे पहले हम बात करें आईपी। तो इनका एक एक लाइन में डिफिनेशन आप नोट करते जाइए कि आईपी क्या होता है। तो आप बोल सकते हैं कि आईपी इज अ नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल which is used for addressing of networking devices। नेटवर्किंग डिवाइसेस की एड्रेसिंग के लिए यूज होता है ये, यानी उसको एक आइडेंटिटी देता है। और ये राउटिंग के लिए भी यूज होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन राउटिंग। अब राउटिंग क्या होता है, तो किसी भी एक डेटा पैकेट को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में रूट करना, यानी उसको एक रास्ता बताना, उसको हम बोलते हैं राउटिंग करना। जो राउटर अपना काम करता है ना, वो राउटिंग करता है। मतलब दो नेटवर्क को जोड़ता है राउटर, आपको पता है, देखिए यहाँ पर भी। अब ये राउटर अगर क्या करता है, इस नेटवर्क से कोई डेटा जाए और उसको उठा करके वो दूसरे नेटवर्क में भेज दे, तो राउटर ने क्या किया, राउटिंग किया। तो राउटिंग करने के लिए भी आईपी प्रोटोकॉल की ज़रूरत पड़ती है। वैसे डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स और भी हैं, आपका रिप, IGRP, OSPF और भी राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं। अभी हम लोग आगे इसी बुक में नेटवर्किंग में ही पढ़ेंगे आगे। आइए, और अगला प्रोटोकॉल लिखा था आपका ARP, जिसका पूरा नाम होता है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। और इसके बारे में लिख सकते हैं कि इट इज यूज टू रिजॉल्व IP एड्रेस टू मैक एड्रेस। देखिए क्या होता है ना, कि अगर कोई डेटा मान लीजिए रिसीव हो रहा है, अब वो डेटा कहाँ पर है, राउटर के पास है। तो राउटर के पास जब डेटा होता है तो उस टाइम में डेटा के अंदर IP एड्रेस रहता है। लेकिन जैसे ही वो डेटा स्विच के पास आता है, तो स्विच उस IP एड्रेस को तो समझ नहीं पाएगा। तो स्विच क्या करता है ना, उस IP एड्रेस का मैक एड्रेस खोजता है कि इस IP का मैक एड्रेस क्या है। तो हमारे कंप्यूटर में एक प्रोटोकॉल काम कर रहा होता है जिसका नाम है ARP, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये तुरंत क्या करता है, हमारे स्विच को बता देता है कि इस IP एड्रेस का मैक एड्रेस ये है। क्योंकि देखो, जितने IP एड्रेसेज होंगे उनके अपने मैक एड्रेस भी होंगे। हम लोगों ने पढ़ा है कि जितने भी नेटवर्किंग डिवाइसेज होते हैं, मैक एड्रेस उनमें इनबिल्ट होता है, और IP एड्रेस तो खुद हम उनको दिए होते हैं नेटवर्क में काम करने के लिए। तो हमारे डिवाइसेस को जो नहीं समझ पाते हैं IP एड्रेस को, तो उनको भी ज़रूरत पड़ती है कि कैसे उनको समझाया जाए कि हमारा डेटा कैसे पहुंचेगा। आपको पहले भी हमने बताया है कि ये जो स्विच है, ये डेटा ट्रांसमिट करता है IP एड्रेस के हिसाब से, नहीं मैक एड्रेस के हिसाब से। और इसके पास अगर कोई डेटा पैकेट जाए और उस डेटा पैकेट में किसी का IP लिखा हो कि इस IP पर पहुंचाना है डेटा, तो स्विच उसको नहीं पहुंचा पाएगा। तो इसको क्या ज़रूरत पड़ेगी, इसको ज़रूरत पड़ेगी मैक एड्रेस की। और वो मैक एड्रेस कौन बताएगा, तो यही आपका ARP प्रोटोकॉल होगा जो इसको बताएगा कि इसका मैक एड्रेस क्या है। ठीक है, तो ये आपका ARP प्रोटोकॉल हो गया। दूसरा इसी के साथ में एक और समझते चलते हैं, RARP, जिसका पूरा नाम होता है रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल नाम से ही हमें थोड़ा सा हिंट मिलना चाहिए कि ये ARP से उल्टा काम करता होगा। ये ARP है और ये रिवर्स ARP है, तो मतलब ARP का उल्टा। उल्टा से मतलब क्या है, अगर कोई डेटा स्विच से राउटर की ओर जा रहा हो, सोचिए स्विच पर जब डेटा था तो उसके अंदर, उस डेटा के अंदर जो एड्रेस था वो मैक एड्रेस लिखा हुआ था। लेकिन अब वो डेटा जाएगा कहाँ, राउटर पे। तो राउटर को तो मैक एड्रेस नहीं चाहिए, उसको IP एड्रेस चाहिए, क्योंकि मैक एड्रेस अगर राउटर को मिलेगा तो वो समझ ही नहीं पाएगा कहाँ पर भेजना है, और फिर हमारा डेटा पहुँच नहीं पाएगा। तो हमारे साथ में काम करता है RARP प्रोटोकॉल, और ये क्या करता है कि उस डेटा के अंदर जो मैक एड्रेस सेव है ना, उसका IP एड्रेस क्या है वो बता देता है। तो RARP प्रोटोकॉल भी आपका वहाँ पर यूज हो जाता है। आइए थोड़ा सा इधर हम लोग डेफिनेशन लिख रहे थे, वो भी साथ में लिखते चलते हैं। ARP का हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें RARP, जिसका पूरा नाम है रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। बोल सकते हैं कि इट इज यूज टू रिजॉल्व मैक एड्रेस टू IP एड्रेस। ये मैक से IP में कन्वर्ट करने का काम करता है आपका RARP। ये भी आपका नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल है।
इसके बाद एक प्रोटोकॉल है आपका IGMP, जिसका पूरा नाम है इंटरनेट ग्रुप मैसेज प्रोटोकॉल। IGMP, अभी देखो इस पे लिखा हुआ है ग्रुप मैसेज प्रोटोकॉल। तो ग्रुप का मतलब क्या होता है? जब हम कोई डेटा एक साथ कई लोगों पर भेजते हैं, इसको क्या बोला जाता है बताइए? किस टाइप का ट्रांसमिशन है ये? जब कोई डेटा एक कंप्यूटर से निकल के मल्टीपल कंप्यूटर तक जा रहा हो। कोई बताएगा? चलिए कोई बात नहीं, हम बताते हैं। IGMP प्रोटोकॉल उसको बोला जाता है, देखिए, मल्टीकास्टिंग। तो हम बोल सकते हैं कि इट इज़ यूज्ड फॉर मल्टीकास्टिंग। ये हमेशा याद रखिएगा कि जो डेटा ट्रांसमिशन होते हैं वो 3 टाइप से होते हैं। डेटा ट्रांसमिशन के मोड 3 हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका यूनिकास्टिंग, दूसरा है आपके पास मल्टीकास्टिंग, और तीसरा है ब्रॉडकास्टिंग। थोड़ा सा ये भी ध्यान से समझिएगा, ये जितने भी एक एक पॉइंट्स जो आप लोगों को समझा रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे यूनिकास्टिंग किसको बोलते हैं? जब एक कंप्यूटर से डेटा सिर्फ एक किसी कंप्यूटर तक जाता है, उसी को बोला जाता है यूनिकास्ट करना। जैसे अगर इस सिनेरियो में समझें, अभी हम इसमें देखिए, अगर ये फर्स्ट वाले कंप्यूटर से डेटा निकल करके इधर थर्ड वाले कंप्यूटर पे जाता है, तो इस ट्रांसमिशन को बोला जाएगा यूनिकास्ट करना। यूनिकास्ट मतलब एक सेंड करने वाला, एक रिसीव करने वाला। दूसरा भी हमने पढ़ा मल्टीकास्ट। मल्टीकास्ट का मतलब एक सेंड करने वाला है लेकिन मल्टीपल लोग उसको रिसीव करने वाले हैं। मल्टीपल का मतलब सभी नहीं। अगर यहाँ पर टोटल 4 कंप्यूटर हैं तो एक ने सेंड किया और चारों ने नहीं, बाकी सिर्फ मान लो सिर्फ 2 लोगों ने रिसीव किया। तो अगर सिर्फ 2 कंप्यूटर डेटा को रिसीव करते हैं और एक कोई सेंड करने वाला है, तो उसको बोला जाएगा मल्टीकास्टिंग। अब ये 2 की जगह 200 भी हो सकते थे, लेकिन 200 से अधिक का नेटवर्क था हमारा। मान लीजिए 300 कंप्यूटर हमारे नेटवर्क में कनेक्टेड हैं और 250 लोगों के पास डेटा एक बार में पहुंच रहा है, तो इसको बोला जाएगा मल्टीकास्टिंग करना। और अगला जो है ब्रॉडकास्ट करना। ब्रॉडकास्ट का मतलब एक कोई सेंड करने वाला है और बाकी जितने हमारे नेटवर्क में है सब रिसीव करने वाले। ठीक है, तो ये 3 टाइप के ट्रांसमिशन होते हैं आपके। यूनिकास्टिंग, जिसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि 1 to 1 कम्युनिकेशन, और दूसरा है मल्टीकास्टिंग, 1 to many ट्रांसमिशन, और एक है आपके पास ब्रॉडकास्टिंग, और जहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग का मतलब 1 to ऑल ट्रांसमिशन। तो ये आपको याद रखना है। यूनिकास्ट मतलब एक कंप्यूटर से डेटा निकल के एक पर जा रहा है तो हम बोलते हैं कि यूनिकास्टिंग हो रहा है। मल्टीकास्टिंग मतलब एक कंप्यूटर से डेटा निकल के कई कंप्यूटर्स पे जा रहा है, सब पे नहीं जा रहा, कई कंप्यूटर पे जा रहा, तो ये मल्टीकास्टिंग है। और एक से डेटा निकल कर अगर सभी कंप्यूटर्स पे जाता है तो इसको हम लोग ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। आइए, तो IGMP प्रोटोकॉल किस लिए यूज होता है? मल्टीकास्टिंग के लिए। और IP एड्रेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो D क्लास की IP होती है वो रिजर्व होता है किस लिए? मल्टीकास्टिंग के लिए। आइए, और एक प्रोटोकॉल और वहाँ पर लिखा था जिसका नाम है ICMP, जिसका पूरा नाम होता है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ICMP प्रोटोकॉल ये यूज होता है कनेक्शन चेकिंग के लिए। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है आप जो पिंग कराते हैं। पिंग करना सब लोग समझते हैं। जब हमें ये चेक करना होता है कि हमारा कंप्यूटर किसी से कनेक्टेड है कि नहीं है, तो हम उसको पिंग कराते हैं। और उस पिंग कराने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है उसका नाम है ICMP प्रोटोकॉल। पिंग कराना मतलब आप ऐसे CMD में गए और जैसे अभी आप चेक करना चाहते हैं कि हमारे कंप्यूटर से गूगल कनेक्ट है कि नहीं है, तो आपने लिखा ping_google.com, और जब उससे आपको रिप्लाई मिल जाता है, यहाँ पर आप स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं कि भाई 4 पैकेट सेंड हुए थे, चारों पैकेट रिसीव हो गए, 0 लॉस हो गया, तो आपको इससे समझ में आ जाता है कि हम अभी इस टाइम google.com से कनेक्टेड हैं। तो ये जो अभी हमने काम किया, पिंग कराया, कनेक्शन को चेक किया, इस काम को करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है उस प्रोटोकॉल का नाम है ICMP।
तो हम लोगों ने नेटवर्क लेयर के कुछ प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ा, आईपी, एआरपी, आरएआरपी, आईजीएमपी, आईसीएमपी, ये सब हमारे नेटवर्क लेयर के प्रोटोकॉल हैं। तो आपसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी एक वीडियो जो हमने और बनाया हुआ है जिसमें क्वेश्चन आंसर है इसके ओएसआई मॉडल के, एक बार उसको भी थोड़ा सा आप लोग देख लेंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि ओएसआई मॉडल से क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। जैसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेटवर्क लेयर के कुछ प्रोटोकॉल्स के नाम बताइए, ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल्स के नाम बताइए, नेटवर्क लेयर के 2 प्रोटोकॉल बताइए, उनका काम बताइए, आरएआरपी और एआरपी में अंतर बताइए, टीसीपी यूडीपी में क्या अंतर होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे जनरली पूछ लिए जाते हैं। आइए आगे बढ़े। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ये ले सकते हैं। इसमें आपका नेटवर्क लेयर के प्रोटोकॉल्स हैं और ये डेटा ट्रांसमिशन के टाइप्स, कितने तरीके से डेटा ट्रांसमिट होता है। हो गया, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हम लोग थे अभी नेटवर्क लेयर पे। नेटवर्क लेयर पे हमने पढ़ा कि आईपी एड्रेसिंग यही होता है, राउटर जो हमारा नेटवर्किंग डिवाइस है नेटवर्क लेयर पे काम करता है, राउटिंग नेटवर्क लेयर पे होता है, एआरपी, आरएआरपी, आईसीएमपी, आईजीएमपी, आईपी, ये सब हमारे जो प्रोटोकॉल्स हैं ये सब काम करते हैं हमारे नेटवर्क लेयर पे। ठीक है, और जो नेटवर्क लेयर पर हमारे डेटा का टाइप होता है वो होता है पैकेट। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और अभी हम बात करने जा रहे हैं अब डेटा लिंक लेयर की। तो डेटा लिंक लेयर पर ये जो पैकेट्स थे वो क्या बन जाएंगे, अब फ्रेम बनेगा यहाँ पर, और फ्रेम में बहुत सारा इंफॉर्मेशन ऐड होगा। क्या क्या चीज़ें ऐड होगा उतना आपको कम से कम समझा दें हम। मान लीजिए ये हमारा डेटा है जिसको आगे भेजना था, तो इस डेटा में यहाँ पर डेस्टिनेशन एड्रेस, वो भी कौन सा एड्रेस रहेगा, मैक एड्रेस। ठीक है, डेस्टिनेशन एड्रेस में मैक एड्रेस रहेगा। फिर यहाँ पर रहेगा सोर्स एड्रेस, किस कंप्यूटर से ये आ रहा है, सोर्स में भी क्या रहेगा, मैक एड्रेस, किस कंप्यूटर से आ रहा है उसका मैक एड्रेस। फिर इसमें ऐड होगा प्रीएम्बल। प्रीएम्बल मतलब होता है कितने फ्रेम्स हैं टोटल, जिसमें से फ्रेम नंबर कौन सा ये है, जिससे कि रिसीवर को ये पता चलता रहे कि कितना डेटा अभी आ चुका है, कितना और बचा हुआ है। और इधर डेटा लिंक लेयर एक ऐसा लेयर है जहां पर डेटा के पीछे और आगे दोनों साइड में इंफॉर्मेशन ऐड होते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं, आगे जो ऐड होता है इंफॉर्मेशन उसको बोलते हैं हेडर, और जो पीछे ऐड होता है उसको बोलते हैं ट्रेलर। यानी हेडर और ट्रेलर दोनों ऐड होते हैं आपके डेटा लिंक लेयर पे। इसी डेटा लिंक लेयर पर ही आपका एरर चेकिंग भी होता है कि जो डेटा हम भेज रहे हैं उसका साइज़ क्या है, जिससे कि जब दूसरे किसी कंप्यूटर पर वो रिसीव हो तो वहाँ पर भी चेक कर लिया जाए कि इसी साइज़ में डेटा रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है, जिससे कि एरर नहीं हो। और डेटा में लास्ट में क्या रहता है, फ्लैग। फ्लैग का मतलब कि ये जो हमारा फ्रेम है वो यहाँ से स्टार्ट होता है और दोनों साइड में फ्लैग होता है, यहाँ पर एंड होता है। यानी कि अब ये सोचिए कि आपका इतना सारा इन्फॉर्मेशन आपके कंप्यूटर में ऐड हो गया है। अब ये सारा इन्फॉर्मेशन ले करके अगर ये स्विच के पास जाए तो अब स्विच उसको मना नहीं कर सकता आगे भेजने से, स्विच उसको आसानी से आगे भेज सकता है। यानी ये पूरा फ्रेम अब उठ करके मान लीजिए स्विच के पास निकल के चला जाए कंप्यूटर से, तो स्विच क्या करेगा, उसका पहले देख लेगा डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है और उसी हिसाब से उसको आगे पास कर देगा। और तब तक उठा करके पास करता रहेगा जब तक ये इसका प्रीएम्बल उसको बताता रहेगा कि ये फ्रेम नंबर इतना है, अभी पीछे इतने फ्रेम और बचे हुए हैं। तो उस सारे फ्रेम्स को एक एक करके लेता जाएगा और आगे उसको पास करता जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा फ्रेम। और आइए तो अब ये समझे कि डेटा लिंक लेयर पर क्या होता है। तो सबसे पहले हम बोल सकते हैं कि यहीं पर फ्रेमिंग होता है डेटा की। फ्रेमिंग का मतलब बहुत सारा कुछ होता है यहाँ पर, जैसे क्या क्या, तो यहीं पर मैक हमारा फिजिकल एड्रेसिंग यहीं पर होता है। फिजिकल एड्रेस जिसको हम लोग मैक एड्रेस बोलते हैं, फिजिकल एड्रेसिंग जिसका मतलब मैक एड्रेस उस डेटा के अंदर ऐड करना। यहीं पर एरर चेकिंग भी होता है। एरर चेकिंग मतलब कि कितना बिट डेटा हमारा यहाँ से जा रहा है, जिससे कि उतना ही बिट डेटा आगे रिसीव हो, उस टाइम वहाँ पर चेक कर लिया जाए। तो एरर चेकिंग का भी काम डेटा लिंक लेयर पर होता है। और जो अपना मैक एड्रेस है
वो तो यहाँ काम करता ही करता है। और भी कुछ डिवाइसेस की अगर हम बात करें तो स्विच का आप लोगों ने नाम सुना हुआ है, ये भी हमारा डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। एक और नेटवर्किंग डिवाइस है जिसका नाम है ब्रिज, ये भी हमारा डेटा लिंक लेयर पे ही काम करता है। ठीक है, अपना नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जिसको हम लोग लैन कार्ड बुलाते हैं, तो लैन कार्ड भी हमारा जो काम करता है वो डेटा लिंक लेयर पर ही काम करता है। तो ये सारे डिवाइसेस जो हमारे डेटा लिंक लेयर पर काम करते हैं। और भी कुछ अगर हम प्रोटोकॉल्स की बात करें जो डेटा लिंक लेयर पे काम करते हैं, तो एक प्रोटोकॉल है ATM और असिंक्रोनस ट्रांसफ़र मोड, एक टाइप का WAN प्रोटोकॉल है, ये भी हमारे डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। PPP एक प्रोटोकॉल है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, ये भी डेटा फ्रेमिंग करने के लिए यूज होता है। तो ये सभी प्रोटोकॉल्स जो हैं हमारे और भी हैं, बहुत सारे हैं। फ्रेम रिले एक प्रोटोकॉल है। ये जो प्रोटोकॉल्स है इनका काम क्या है, फ्रेमिंग करना। डेटा को जब आगे भेजना है तो उसको फ्रेम बना देना। क्योंकि अभी आपने यहाँ पर देखा ना, इधर देखिए, यहाँ पर डेटा क्या था, पैकेट के फॉर्म में था, लेकिन यहाँ पर अब क्या बन गया, फ्रेम। फ्रेम में इसलिए बदलना पड़ा क्योंकि फ्रेम में और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन ऐड किए गए हैं। तो इन्फॉर्मेशन अगर आप देखें तो इस अभी एक बार फिर से अगर फ्रेम को हम समझें तो एक बार समझा देते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन ऐड हुआ है। सबसे पहले क्या ऐड हुआ है, फ्लैग। फिर उसके बाद क्या है, इसको बोला जाता है FCS। FCS से मतलब है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी चेकसम सीक्वेंस, यानी कि यहाँ पर एरर चेकिंग होती है डेटा लिंक लेयर पे। और ये आपका कौन है, डेटा, जिसको आगे भेजना था। फिर यहाँ पर और क्या है, आपका सोर्स एड्रेस। फिर क्या रहेगा, डेस्टिनेशन एड्रेस। और इसको हम लोग बोलते हैं प्रीएम्बल, जिसके अंदर और जो पिछले कितने फ्रेम्स हैं उनकी जानकारी और ये किस प्रोटोकॉल पर डेटा भेजना है ये जानकारी प्रीएम्बल के अंदर होता है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन कहाँ पर ऐड होता है, डेटा लिंक लेयर पे। और डेटा लिंक लेयर पर इन्फॉर्मेशन ऐड होने के बाद अब आपका जो डेटा है बिल्कुल तैयार है अपने कंप्यूटर से निकल करके बाहर जाने के लिए। थैंक यू सर। ठीक है, डेटा लिंक लेयर ने पूरा फ्रेमिंग कर दिया, यानी कि अब सोचिए कि एप्लीकेशन लेयर से आते आते डेटा लिंक लेयर तक ये डेटा हमारा जो था, अब डेटा से क्या बदल के बन चुका, फ्रेम बन चुका है। और अभी हम लोग आगे क्लासेज में पढ़ेंगे कि कैसे हम चेक करेंगे कि डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में जा रहा है। हम पूरी मॉनिटरिंग कर सकते हैं फ्रेम की, अपने कितना फ्रेम जा रहा है, कितने नंबर का फ्रेम जा रहा है, किस एड्रेस से जा रहा है, फ्रेम के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, चेक किया जाता है। अभी आगे के चैप्टर्स में आप लोग पढ़ेंगे भी। इसमें सॉफ्टवेयर्स की बात करें तो एक माइक्रोसॉफ्ट का नेटवर्क मॉनिटर टूल आता है, इसका यूज करके आप उसको चेक कर सकते हैं। वायर शार्क एक सॉफ्टवेयर आता है, आप इसका यूज कर सकते हैं। तो इन सॉफ्टवेयर्स का यूज करके पूरी ये मॉनिटरिंग होती है पैकेट्स की। आगे आप लोगों को पढ़ाएंगे हम। आइए, तो अभी हमने समझा कि डेटा लिंक लेयर पे फ्रेम बन के तैयार हो गया। अब ये फ्रेम जो है हमारे कंप्यूटर से निकल करके अब बाहर जाने को तैयार है। लेकिन अब बात ये आती है कि हमारे कंप्यूटर से जब डेटा बाहर जाएगा तो किस फॉर्मेट में जाएगा। यहाँ पर फॉर्मेट से क्या मतलब है, हम लोगों ने पढ़ा है केबल्स के बारे में। भाई एक केबल है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, जो आपका ट्विस्टेड पेयर केबल है। एक दूसरा केबल है फाइबर ऑप्टिक केबल, वो लाइट सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। और अगर मान लीजिए हम वायरलेसली कनेक्टेड हो तो रेडियो सिग्नल जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमारे उस फ्रेम को उस फॉर्मेट में बदलना पड़ेगा जिस फॉर्मेट में हमारा डेटा आगे ट्रांसमिट होने वाला है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं, अब अगला जो लेयर है अपना फिजिकल लेयर, यहाँ पर क्या होता है कि हमारे ये जो केबल्स होते हैं ना, ये काम करते हैं फिजिकल लेयर पे। और यहीं पर ये डिसाइड होता है ट्रांसमिशन मोड। ट्रांसमिशन मोड का मतलब कि हमारा जो डेटा है वो कैसे ट्रांसमिट होगा, सिंप्लेक्स फॉर्मेट में ट्रांसमिट होगा, हाफ डुप्लेक्स पर ट्रांसमिट होगा या फुल डुप्लेक्स पर होगा। सिंप्लेक्स का मतलब सिर्फ एक रास्ता हो आने या जाने का, हाफ डुप्लेक्स का मतलब आ भी सकता है जा भी सकता है, और फुल डुप्लेक्स का मतलब आना और जाना दोनों एक साथ हो सकता है। यानी कि ये सिंप्लेक्स मोड में डेटा ट्रांसमिट होगा, हाफ डुप्लेक्स पर ट्रांसमिट होगा या फुल डुप्लेक्स पर ट्रांसमिट होगा। ये डिसाइड करने का काम किसका है, हमारे फिजिकल लेयर का है। और फिर उसी हिसाब से आगे डेटा को कन्वर्ट करना, यानी यहाँ पर हम बोल सकते हैं ये क्या करता है, और तो इनकोडिंग करने का काम होता है इसका, इनकोडिंग एंड डिकोडिंग।
इनकोडिंग डिकोडिंग से यहाँ पर मतलब है कि हमारा डेटा जो हमारे कंप्यूटर में है वो तो डिजिटल फॉर्म में स्टोर है, अब इसको लाइट वेव में चेंज करना है या रेडियो सिग्नल में चेंज करना है, ये जिम्मेदारी हमारे फिजिकल लेयर की है। तो इनकोडिंग और डिकोडिंग करने का काम फिजिकल लेयर का होता है। फिजिकल लेयर क्या करेगा, उसको उस फॉर्मेट में चेंज कर दिया जिस फॉर्मेट से हमारे कंप्यूटर से ये निकल करके जा सकता है। कुछ डिवाइसेस की बात करें तो आप लोगों ने हब का नाम सुना होगा, ये भी फिजिकल लेयर पे काम करता है। एक डिवाइस होता है रिपीटर, ये भी हमारे इसी लेयर पे काम करता है, क्योंकि ये देखो ये भी नेटवर्किंग डिवाइसेज हैं, हब और रिपीटर, लेकिन फिर भी इनको रखा गया है फिजिकल लेयर पे। क्यों रखा गया है, क्योंकि ना ही इनके अंदर वो क्वालिटी है जो डेटा लिंक लेयर वालों के पास होती है, ना ही नेटवर्क लेयर वालों के पास होती है। ये नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, ये तीनों लेयर को हार्डवेयर लेयर भी कहा जाता है, क्योंकि जो नेटवर्किंग डिवाइसेज अपने होते हैं वो इन्हीं तीनों लेयर पे कहीं ना कहीं काम करते हैं, कि तीनों को मिला करके हार्डवेयर लेयर भी कहा जाता है। ऊपर वाले तीनों को सॉफ्टवेयर लेयर कहा जाता है, और ट्रांसपोर्ट लेयर को हार्ट ऑफ ओएसआई कहा जाता है, क्योंकि यही मेन वो लेयर है जो अपने डेटा को डिलीवर करवा रहा है। तो हब और रिपीटर दोनों ही ना मैक एड्रेस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं ना ही आईपी एड्रेस को। इनको दोनों ही एड्रेसेस रीड करने नहीं आता। इनके पास जब कोई डेटा आता है तो ये क्या करते हैं, उठा करके सबको भेज देते हैं, क्योंकि ये एड्रेस लर्न नहीं कर पाते हैं। जबकि आप देखो तो डेटा लिंक लेयर पे काम करने वाला स्विच और ब्रिज मैक एड्रेस को रीड कर लेता है डेटा में से, और फिर उसी मैक एड्रेस पर डेटा भेजता है। नेटवर्क लेयर पे काम करने वाला राउटर डेटा में से आईपी एड्रेस रीड कर लेता है और उसी आईपी एड्रेस पे डेटा को भेज देता है। लेकिन जो आपका ये हब है और रिपीटर है, ना ही मैक एड्रेस को रीड करते हैं ना ही आईपी एड्रेस को रीड करते हैं। इनको रखा गया है फिजिकल लेयर पे। तो अब सोचिए कि आपका डेटा यहाँ से निकला और यहाँ पर आ चुका है फिजिकल लेयर पर। फिजिकल लेयर पर जो डेटा का फॉर्मेट होता है वो उसको हम मान के चलते हैं वो बिट के फॉर्म में है। बिट मतलब डेटा का सबसे छोटा यूनिट। जब भी कोई डिजिटल डेटा होता है तो वो डेटा सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, बिट होती है, जिसको हम लोग ऐसे नॉर्मली 100 इस फॉर्मेट में लिखते हैं। तो अब फाइनली हमारा डेटा एप्लीकेशन लेयर से फिजिकल लेयर पर आ गया। फिजिकल लेयर पर आने का मतलब ये है कि अब हमारा डेटा कहाँ तक आ चुका है, ये हमारे कंप्यूटर से निकल के समझिए केबल्स तक डेटा आ चुका। फिजिकल लेयर पर पहुँचने का मतलब केबल तक डेटा पहुँच गया है। अब ये डेटा आगे निकल के जाने वाला है। ध्यान से समझिएगा पूरा प्रोसेस, ये एप्लीकेशन से लेकर फिजिकल तक का सारा प्रोसेस तो अभी हमारे कंप्यूटर में ही हुआ है। डेटा अभी बाहर निकल के नहीं गया है, डेटा अब बाहर निकल के जाएगा। तो डेटा जैसे ही पहुंचा फिजिकल लेयर तक, यानी कि ये कंप्यूटर से निकला और कहाँ पहुंचा, केबल तक, फिर इससे होते हुए कहाँ पहुंचेगा, वो स्विच के पास। तो अब हम लोग रिसीविंग का पूरा प्रोसेस समझने जा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा आप लोग। हाँ, अब यहाँ से डेटा निकला, डेटा निकलेगा और इसका जो पहुँचने का प्रोसेस होगा वो बिल्कुल उल्टा होगा। यानी कि एप्लीकेशन से फिजिकल तक डेटा आया था और रिसीव होगा फिजिकल से एप्लीकेशन तक। तो फिजिकल लेयर से डेटा जैसे ही पहुंचेगा कहाँ पर, डेटा लिंक लेयर पर। यानी अगर इसको प्रैक्टिकली समझें तो कंप्यूटर से निकल के कहाँ जाएगा, स्विच तक। स्विच पर डेटा हमारा है, मतलब वो किस लेयर पर है, डेटा लिंक लेयर पर। तो डेटा जब स्विच के पास जाएगा, स्विच क्या करता है, उसमें से हेडर को रिमूव करता है। यानी ये जो जानकारी यहाँ पर ऐड हुई है ना, वो सारा कुछ क्या कर लेगा, निकाल लेगा। और निकाल करके ये पढ़ेगा कि भाई ये कहाँ से आ रहा है, कहाँ पर जाना चाहता है, और उसी हिसाब से अपने पास से उसको क्या करेगा, स्विच को पता होना चाहिए स्विच के बारे में आप लोगों को कि स्विच मैक एड्रेस को रीड करता है। और अगर इसका डेस्टिनेशन एड्रेस अपने पास का रहा, मान लीजिए बगल वाले का रहा, तो इसने डेटा को आगे पास कर दिया और डेटा हमारा डिलीवर हो गया। बट हो सकता है कि हम जहाँ पर डेटा भेज रहे हैं वो हमारे नेटवर्क का नहीं हो, नेटवर्क से बाहर का हो। ठीक है, जैसे ये हमारा नेटवर्क है और इसमें से निकल के इस वाले नेटवर्क में जाना है। अब क्या होगा, डेटा को तो राउटर के पास भेजना पड़ेगा। डेटा स्विच तो आगे भेज नहीं पाएगा ना, डेटा राउटर तक भेजा जाएगा। तो मतलब अब डेटा लिंक लेयर से डेटा निकल के कहाँ पहुँचेगा, नेटवर्क लेयर पे। हमारे नेटवर्क लेयर पे कौन है, राउटर काम करता है। ध्यान से समझिएगा जो प्रोसेस आप लोगों को समझा रहे हैं। कंप्यूटर से डेटा निकल के स्विच तक गया, मतलब डेटा फिजिकल लेयर से डेटा लिंक लेयर पे गया। फिर स्विच ने अगर लैन में ही डेटा था तो आगे पास कर दिया, अगर लैन से बाहर का है तो ये स्विच क्या करेगा, उसको राउटर तक पास करेगा। यानी कि डेटा हमारा कहाँ पहुँच गया, नेटवर्क लेयर पे पहुँच गया। अब राउटर क्या करता है, उसकी राउटिंग करता है। राउटिंग मतलब ये देखेगा अपने राउटिंग टेबल में, राउटर के पास भी राउटिंग टेबल बना होता है, और राउटिंग टेबल में चेक करता है कि ये जो डेस्टिनेशन एड्रेस है वो डेस्टिनेशन एड्रेस किसका है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब डेटा आपका स्विच से राउटर तक गया था तो यहाँ पर एक प्रोटोकॉल ने काम किया था। उस प्रोटोकॉल का नाम है RARP, रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, जो तुरंत क्या करता है, यहाँ पर जो एड्रेस मैक एड्रेस था उसको कन्वर्ट कर दिया, जब यहाँ पर पहुँचा उसको IP एड्रेस में।
यानी यहाँ पर जब वो डेटा हमारा पहुँचा था तो डेटा के अंदर क्या था, आईपी एड्रेस था, जिससे कि राउटर उसको समझ पाए। अब राउटर ने क्या कर दिया, राउटिंग कर दिया, उसने बता दिया कि ऐसा है भाई, अब डेटा तुम्हारा यहाँ पर है और ये तुम्हारा डेस्टिनेशन एड्रेस है, यहाँ पर जाओ। रास्ता बताने का काम किसका था, नेटवर्क लेयर का, लेकिन डेटा को पहुँचाने का काम किसका है, वो ट्रांसपोर्ट लेयर का है। यानी जैसे ही राउटर ने रास्ता बताया, तुरंत ट्रांसपोर्ट लेयर के टीसीपी या यूडीपी ने आपके डेटा को ले करके डेस्टिनेशन पे पहुंचाना स्टार्ट कर दिया। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या कर रहा है, उसको डेटा को आगे पास करता जा रहा है, और पास करते टाइम में एक काम और करता जा रहा है, उस काम को हम लोग बोलते हैं रीअसेंबलिंग करना। ये भी हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है। रीअसेंबलिंग का मतलब डेटा यहाँ से निकल के जा रहा है और जहाँ पर रिसीव होगा वहाँ पर सारे सेगमेंट्स को पूरा एक सीरीज में सेगमेंट नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे करके उनको लेकर के इकट्ठा करना, जिससे कि वहाँ पर पूरा का पूरा डेटा आ जाए। और जब ये डेटा आपका ट्रांसमिट हो रहा था रिसीवर पर, उसी टाइम में आपका सेशन लेयर भी काम कर रहा था। और क्या काम कर रहा था, ये कनेक्शन को बनाए रखा था जब तक आपका डेटा जो है पूरा का पूरा डिलीवर ना हो जाए। ट्रांसपोर्ट लेयर डेटा को पहुंचा रहा था, नेटवर्क लेयर एड्रेस बताया, राउटिंग किया कि इस रास्ते से डेटा लेके जा सकते हो, ट्रांसपोर्ट लेयर उसको पहुंचा रहा है। सेशन लेयर क्या कर रहा है, उन दोनों के बीच में कनेक्शन को बनाए रखा है तब तक जब तक उसका पूरा डेटा वहां पर डिलीवर ना हो जाए। और जब आपका पूरा डेटा यहाँ पर डिलीवर हो जाता है तो फिर अब जिम्मेदारी आती है किसकी, प्रेजेंटेशन लेयर की। और फिर जो डेस्टिनेशन साइड का प्रेजेंटेशन लेयर है वो क्या करता है, वो फिर करता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब भाई यहाँ पर जो सेंडिंग करते टाइम इनक्रिप्ट हुआ था, कंप्रेस हुआ था, तो जब रिसीव हो गया तो क्या रिसीवर के पास भी वैसे ही कंप्रेस्ड और इनक्रिप्टेड डेटा चाहिए, वो तो रीड ही नहीं कर पाएगा उसको। तो इसलिए जब डेटा रिसीव हो जाता है तो रिसीव होते टाइम में क्या होता है, ट्रांसलेशन होता है। मीन्स उस डेटा को उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है जिस फॉर्मेट में वो सेंडर कंप्यूटर पर था। और ये जिम्मेदारी किसकी है, प्रेजेंटेशन लेयर के रिसीवर साइड का। यानी सेंडिंग साइड में इनक्रिप्ट होगा, कंप्रेस होगा, और रिसीविंग एंड पे क्या होगा, उसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो फाइनली अब यहाँ पर डेटा जो है उस फॉर्मेट में आ गया है जिस फॉर्मेट में यहाँ पर चाहिए था। और एप्लीकेशन लेयर क्या करेगा, अब उस डेटा को आपके सामने शो करना, रिसीव करना, ये जिम्मेदारी आपके एप्लीकेशन लेयर की है। अब क्योंकि देखिए दो डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन तभी पॉसिबल है जब दोनों डिवाइसेस में वो प्रोटोकॉल इनेबल हो। समझ रहे हैं, अगर मान लीजिए यहाँ से हम पिंग करा रहे हैं इसको, यहाँ पर भी आईसीएमपी प्रोटोकॉल इनेबल होना चाहिए, यहाँ पर भी आईसीएमपी प्रोटोकॉल इनेबल होना चाहिए। अगर दोनों में से किसी एक के पास आईसीएमपी प्रोटोकॉल डिसेबल हो जाए तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को हम पिंग नहीं करा सकते। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा है पिंग कराने के लिए आईसीएमपी प्रोटोकॉल यूज होता है। तो कोई भी कम्युनिकेशन जब आप करते हैं तो दोनों डिवाइसेज में वो सेम प्रोटोकॉल इनेबल होना चाहिए। तो यहाँ का जो एप्लीकेशन लेयर है वो क्या करेगा, भाई जो डेटा वहाँ से सेंड हुआ था उसको यहाँ पर रिसीव कर लेगा और रिसीव करके एक यूजर के सामने दिखा देगा कि ये डेटा यहाँ पर अब डिलीवर हो चुका है, आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने OSI मॉडल को पूरा समझ लिया। इसमें हम लोगों ने समझा कि डेटा एक कंप्यूटर से कैसे सेंड हो रहा है और कैसे वो दूसरे कंप्यूटर तक रिसीव हो रहा है। और ऐसा करने में पूरा का पूरा आपका 7 स्टेप्स इधर फॉलो होते हैं, 7 स्टेप्स इधर फॉलो होते हैं। डेटा आपका एप्लीकेशन से होते हुए प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर तक जाता है। और फिर जब आपका रिसीव होता है तो फिजिकल, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर तक पहुंचता है।